If you want to be men's physics competitor and you want to compete in men's physics, तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जानने जरूरी है. You have to know about it. You should understand the rules and criteria of men's physics. आपको एक चीज भी जानना बहुत जरूरी है कि कि मेंस फिजिक्स में आप कंपटीशन में जाते हो, स्टेज पे जाते हो, तो आपको जो जज होते हैं उनको कौन सी फिजिक्स चाहिए होती है या फिर क्या टाइप की फिजिक्स उनको चाहिए होती है, वो जानना बहुत जरूरी है. You should understand how to pose and how to present yourself on stage. आपको ये भी जानना जरूरी है आपके मेंस फिजिक्स के हिसाब से आपको क्या डाइट एंड वर्कआउट फॉलो करना चाहिए. If you want to learn all this, come join us on Path to Men's Physics by Manoj Patil, powered by Dynamo Nutrition. Hey guys, what's up? My name is Manoj Patil. Welcome back on IBB YouTube channel. This is the second episode of Path to Men's Physics. And जैसा देखा था कि हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था अबाउट दिस, कौन कम्पीट कर सकता है, कैसे कम्पीट कर सकता है, एवरीथिंग. तो आज हम लोग क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जजिंग क्राइटेरिया एंड अपने हाइट की कैटेगरी क्या होती है. जैसे आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में वेट कैटेगरी होती है 60, 75, 80, 100 बिलो, 100 ओवर. तो मेंस फिजिक्स में हाइट के हिसाब से होती है, वेट के हिसाब से नहीं होता. तो मैं सबको बता दूं कि मेंस फिजिक्स में A, B, C, D, E, F, G, H तक क्लास होते हैं. आई थिंक 7 to 8 कैटेगरीज होती है मेंस फिजिक्स में. उसको डिवाइड ऐसे किया जाता है. 168 बिलो में एक कैटेगरी, 172 बिलो में बी कैटेगरी, 174 बिलो में सी कैटेगरी, 176 बिलो में डी कैटेगरी, 178 बिलो में ई कैटेगरी एंड 180 बिलो कैटेगरी में जी कैटेगरी एंड एच कैटेगरी 182 के ऊपर जो होता है उसको एच कैटेगरी में होता है. सो ऐसे कैटेगरीज होती है. सो आपकी अगर हाइट होती है 169 सेंटीमीटर, जैसे मेरी 170 सेंटीमीटर हाइट है, तो मैं बी कैटेगरी में खेलता हूँ, तो आपकी भी कैटेगरी बी होगी. आपकी अगर हाइट 167 सेंटीमीटर होगी तो आप ए क्लास में खेलोगे. आपकी हाइट अगर 174 होगी तो आप डी क्लास में खेलोगे. तो ऐसे डिवाइड किया जाता है कैटेगरीज को. नाउ वी विल टॉक अबाउट जजिंग क्राइटेरिया. जजिंग क्राइटेरिया क्या होता है और मेंस फिजिक्स में और बॉडी बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है. बॉडी बिल्डिंग में जब आप बॉडी बिल्डर अपने स्टेज पे आता है, तो उसको 7 कंपल्सरी पोज करने होते हैं. फ्रंटल बाइसेप, बैकडोर बाइसेप, साइड चेस्ट, साइड ट्राइसेप्स, एब्स एंड थाइज, तो ये सब उनको शो करना होता है. और जब बॉडी बिल्डर को शो करते हैं ये सब पोज, तो उसके हिसाब से जजेस उनके मार्क्स नोट डाउन करते हैं. एंड मेंस फिजिक्स का बहुत डिफरेंट होता है. मेंस फिजिक्स में जैसे आपने अंदर इंटर किया, स्टेज पे इंटर किया, आपका तब से जजिंग आपका स्टार्ट हो जाता है. आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे स्टैंड खड़े हो, आपने कैसे बेंड किया है नी को, आप कैसे कौन से पोजीशन में आप खड़े हो, आप टेढ़े तो खड़े नहीं हो, आप स्ट्रेट तो खड़े नहीं हो. तो उसके हिसाब से मेंस फिजिक्स का कैटेगरी वहां से जज होना स्टार्ट हो जाता है. फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर आओगे, फिर आपको जज बोलेंगे आईबीबीएफ के रूल्स के हिसाब से अब क्वार्टर टर्न्स बंद हो गए हैं मेंस फिजिक्स में, बट अभी फ्रंट एंड बैक फेसिंग होती है. तो आपको स्ट्रेट फ्रंट फेसिंग देनी है, तो बाद में आपको बैक फेसिंग देनी है. दैट्स इट. 2 क्वार्टर टर्न अभी होते हैं और इसके हिसाब से आपको जज किया जाता है. इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी बेस की जाती है कि आपकी बॉडी कैसी है. तो ये होता है. उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम होता है. कॉस्ट्यूम को आपको अच्छे से क्लीन नीट कॉस्ट्यूम होना चाहिए. आपका फेस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका फेस चार्मिंग होना चाहिए, आपके हेयर सेट होनी चाहिए. एवरीथिंग इज विल बी परफेक्ट बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग. सो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को और अच्छा दिखना चाहिए. और जब अच्छा दिखोगे आप स्टेज पे तो डेफिनेटली आप विन करोगे. कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, आपकी शॉर्ट कैसे होनी चाहिए, कितनी लेंथ तक होनी चाहिए, कितनी लेंथ के ऊपर होनी चाहिए, नी के ऊपर होनी चाहिए, नी के नीचे होनी चाहिए. तो आपको दिखाता हूँ मैं. दिस इज अ नी और ये आपका जो शॉर्ट है यहाँ तक होना चाहिए. ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए और ना ही इतना बड़ा होना चाहिए. सो शुड बी लाइक दिस ओनली, नी के बराबर पास. और उसके बाद आपकी जो शॉर्ट्स होगी वो बहुत क्लीन और नीट होनी चाहिए. उसके ऊपर कोई भी गंदा सा दाग वगैरह नहीं होना चाहिए. और सेकंड थिंग,
मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसे मैं करता हूँ कि मैं हर कंपटीशन में आता हूँ तो 2 या 3 शॉट लेके जाता हूँ। तो क्या होता है टैनिंग के बीच में जब टैनिंग करते हैं तब वो गंदा हो जाता है, तो उसको चेंज करके नया हम लोग पहन लेते हैं। तो गाइस हम लोग बात करेंगे टैनिंग के बारे में, टैनिंग कैसे होती है। टैनिंग इट्स ऑल अबाउट प्रोटैन। ड्रीम टैन आपको नहीं लगाना है। बहुत सारे फेडरेशन में ऐसे होता है कि ड्रीम टैन वहां पे चल जाता है, बट यहाँ पे आईबीबी के रूल के हिसाब से ड्रीम टैन इज बैंड। तो आपको सिर्फ यूज करना है प्रोटैन। जो प्रोटैन के नाइट कोट होते हैं, रात को आपको नाइट कोट लगाना है, डिपेंड ऑन योर स्किन कलर। अगर आप ज्यादा फेयर हो तो आपको 2 कोट लगेंगे रात को, और अगर आप ज्यादा आप नॉर्मल हो, ब्रिटिश हो, तो आपको लगेंगे 1 कोट। तो आपके बॉडी टोन के हिसाब से आपको कितना कितना कोट लगाना है आपको डिसाइड करना है। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में टॉप कोट होता है, और टॉप कोट लगाना होता है। टॉप कोट के बाद उसके ऊपर एक फिनिशिंग होता है, एक हल्के से मसल शीन या मसल शो टाइप के ऑयली टाइप होता है, यही होता है। और उसके बाद तुम्हारा जो भी कॉस्ट्यूम होंगे वो कॉस्ट्यूम एक्स्ट्रा कैरी करो। जब हम लोग टैनिंग करते हैं तो कॉस्ट्यूम को लग जाता है, तो उससे क्या होता है वो कॉस्ट्यूम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने साथ में ऑलवेज एक कैरी करो, एक एक्स्ट्रा शॉट कैरी करो। जैसे मैं करता हूँ, मैं ऑलवेज कैरी 2 शॉट्स 3 शॉट्स व्हेन आई एम गोइंग टू compete. So that's it guys, this is all about the criteria, judging and tanning and costume and height category. So this is all about we talk about today. If you feel like कि मैंने कोई आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं किया है, फिर मैं कवर नहीं किया, तो जस्ट आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मुझे पिंग कर दो, मैं वहां पे डेफिनेटली जाके उसको आंसर करूंगा। इसके बाद हम लोग एपिसोड 3 बनाएंगे। एपिसोड 3 में होगा ऑल अबाउट डाइट, वर्कआउट एंड ट्रेनिंग। तो stay tuned guys for more update on Path to Men's Physique by Manoj Patil. Cheers. Forget this day.